हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बच्चों दादी माँ की कहानी पढ़ेंगे। दादी माँ बेटे सभी के घर में होती है, जैसे कि आप सभी के घर में भी आपके दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं। इसी तरह से इस कहानी में बताया गया है कि जब हमारे घर में दादा दादी या नाना नानी होते हैं तो हमारे घर में उनकी उपस्थिति से ही कितना अच्छा असर होता है, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। और वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, अपने अनुभव हमारे साथ बताते हैं और किस तरह से हमारे लिए बड़े बुज़ुर्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों, इस कहानी में हमें बताया है कि हमें बड़े बुज़ुर्गों की हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, कमज़ोरी ही है अपनी, पर अगर आपने सोचा है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी जो लेखक का मन है वो हमेशा नहीं तो कभी कभी नाराज सा रहता है। और उनके जो शुभ चिंतक हैं, जो उनका अच्छा चाहते हैं, जो दोस्त उनका, वो उन्हें खुश करने के लिए आने वाली छुट्टियों की खबर देते हैं, कि अब सूचना देते हैं और पीठ पीछे उन्हें कमज़ोर और ज़रा सी ऐसा बोलते हैं कि कमज़ोर है वो, ज़रा सा विपरीत परिस्थितियां होने पर जल्दी से ही हिम्मत हार जाता है और ऐसा कहकर उसका मजाक बनाते हैं। तो वो लेखक सोचता है कि अच्छा, अब कभी उन बातों को मैं सोचूंगा नहीं, ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर लेखक को लगता है कि उनकी आंखों के सामने जैसे सर्दी की, शरद की शीत किरणों के समान, मतलब जैसे सर्दियों में क्या होता है, जो ठंडी ठंडी किरणें होती है, ठंड होती है, तो वो कितनी साफ साफ होती है, कितनी ठंडक होती है। तो इसी तरह उनके आंखों के सामने अचानक से वो शीतल छाया, धुंधली सी छाया नाच उठती है, मतलब अंधेरा सा आ जाता है। और उन्हें लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार मतलब जैसे जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं, तो उनके गाँव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे खा रहा होता है, मतलब पानी ही पानी दिखाई देता है। और दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, मतलब पानी जब बहता है तो उसके साथ बहुत सारी घासें बहकर आ जाती हैं। घेऊ और बन प्याज की जड़ें और बहुत तरह की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़क पर एक अलग सी खुशबू छोड़ रहे हैं। तो रास्तों में कीचड़ सूख गया था, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया था। कीचड़ सूख गया था और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जो तालाब थे उनमें धमाके से कूदते थे और अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें करते, अपनी अपनी बातें होती हैं। मतलब हर एक मौसम की बच्चों अलग बात होती है। कि आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, मतलब गर्मियों में आम और जामुन नहीं मिली तो कोई चिंता नहीं। अगहने में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले। चैत मतलब जब सर्दियों में जब मकर संक्रांति आती है उसके आसपास का मौसम। लेकिन क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण, मतलब इस झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा दिखता है। मतलब लेखक ने यहाँ पर अलग अलग मौसम की बात बताई है कि किस तरह से अगर आषाढ़ के मौसम में आम और जामुन नहीं मिले तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगहने में, अगहना भी एक महीने का नाम है, कि उसमें चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर क्वार के मौसम में, क्वार के दिनों में वो इस गंधपूर्ण झाग वाले जल में ना कूदे तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। वो भीतर से हुड़क रहे थे कि दो एक दिन ही तो कूद पाए थे, नहा धोकर बीमार हो गए थे। हल्की सी बीमारी न जाने क्यों उन्हें अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा बुखार हो, सर में साधारण सा दर्द हो और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना जो होता है वो मिले। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। बुखार चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो दिन में वो चादर लपेट कर सो गए थे। दादी माँ आई, उनकी दादी आई और शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले पानी में। तो पतले दुबले प्यार से सने हुए शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन सी साड़ी पहनी हुई थी उन्होंने, और सन से सीकर बालों के सिरों पर सदैव टपके हुए जल की शीतलता। मतलब उनकी जो दादी थी वो, उनके बाल सफ़ेद थे और वो उनकी क्या थी, जो साड़ी थी, धोती थी, वो सफ़ेद किनारे वाली थी और उनके बाल सफ़ेद थे और उन पर से पानी टपक रहा था, मतलब वो गीले बाल थे। तो ऐसे आते ही उन्होंने उनके सिर पेट छुए तो आंचल की गांठ खोल
मतलब अपने पल्ले की, जो साड़ी के पल्ले की गांठ को उन्होंने खोल दिया और वो किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। मतलब वो कहीं से एक मिट्टी लाई थी किसी शक्ति की, और वो मिट्टी उन्होंने उसके बच्चे के मुंह में डाली और माथे पर लगाई। दिन रात वो उसकी चारपाई मतलब खाट के पास बैठी रही और कभी पंखा हिलाती, कभी उनके जलते हुए हाथ पैर कपड़ों से सहलाती, क्योंकि बुखार की वजह से उनके हाथ पैर बहुत गर्म हो चुके थे, और उनके सिर पर दालचीनी का लेप लगाती और 20 बार छू छू कर उनका बुखार का अनुमान लगाती कि अभी बुखार कितना होगा, और उन हंडिया में पानी आया कि नहीं, उसके पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। ऐसा वो उसके हर एक छोटी छोटी बात का बहुत ध्यान रखती थी। तो कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, यदि आदि बहुत सारे प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को वो परेशान कर देती थी। तो दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम पता थे, याद थे। तो गांव में जब कोई बीमार होता था तो वो उसके पास पहुंचती थी और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, और फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक के वो अनुमान विश्व के साथ सुनाती। मतलब विश्वास के साथ वो कहती थी इसको ये है, ये है, ये है, अपने अंदाजे से वो उसकी बीमारी का नाम बता देती थी। तो महामारी, और जो बहुत ज़्यादा महामारी हो जाती है और विषुचिका के दिनों में वो रोज़ सुबह उठ के नहाती, और के नहाने के बाद लवंग और गुड़ से मिलाकर पानी को और गुग्गल और धूप लेकर वो उसके पास पहुंच जाती थी, बीमार के पास। सफाई कोई उनसे सीखे। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, या चद्दर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती थी। और बुखार तो लेखक को अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी भी देख जाते थे, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता था। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। मतलब कि यहाँ पर लेखक जो है वो अपनी दादी की जो परवाह थी, जब उन्हें बुखार आता था तो उनकी दादी जो उनके लिए सब करती थी, उन्हें वो सब अच्छा लगता था। वो सब इतना अच्छा लगता था कि वो चाहते थे कि ऐसा हल्का हल्का बुखार मुझे बार बार आता रहे, ताकि उन्हें उनकी दादी का प्यार मिलता रहे। और बुखार उन्हें अब भी आता है, लेकिन अब क्या होता है, जो उन्हें जो इलाज मिलता है, जो डॉक्टर उन्हें दवाई दे जाते हैं, जो मैस महाराज उन्हें खिचड़ी दे जाते हैं बना के, तो अब उन्हें वो बुखार अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं ऐसे बुखार ना आए, बुखार मतलब ऐसे बुखार आने का मन नहीं करता कि ऐसे बुखार मुझे दोबारा दोबारा आए। तो किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। मतलब दादी माँ बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, खुश थी, और दिन भर वो उसके लिए गायब रहती थी। सारा घर जैसे उन्होंने सिर पे उठा लिया था। पड़ोसने आती थी, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती थी। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। मतलब कि घर में बड़ा काम होने वाला था, शादी का घर था, तो एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं, ऐसा दादी बोलती रहती थी। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति, मतलब अगर वो किसी काम में ना हो तो देर हो जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को लेखक घर लौटे। भारी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, मतलब किसी पर गुस्सा हो रही थी। पर देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धरनो, रुपए मैं सूद के आज दे दो, मतलब कि ब्याज के सहित रुपए आज ही वापस कर दो। अगर तेरी आंख में शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैर पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी। अब लगी है आजकल करने की, मतलब कल को दूंगी, परसों को दूंगी, ऐसे कर रही है। फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, ऐसा दादी उसको बोल रही थी, किसी पर चिल्ला रही थी, गुस्सा हो रही थी। तो रामी की चाची रोती हुई बोल रही थी कि दे दूंगी मालकिन। दोनों हाथों से आंचल पकड़े हुए दादी माँ के पैरों की तरफ झुकी, और बिटिया की शादी है, आप नहीं दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। और दादी माँ पीछे हटी और बोली, हट हट, अभी नहा के आई हूँ, ऐसा दादी ने उसको बोला। अब वो बेचारी गरीब है, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। उसको वो अच्छा नहीं लग रहा था लेखक को कि किस तरह से दादी माँ उसके साथ व्यवहार कर रही है। तो दे देगी कभी, ऐसा लेखक ने अपनी दादी को बोला। तो चला है समझाने, चला है समझाने, ऐसे दादी ने उस लेखक को भी चिटकार दिया। और उसके बाद लेखक चुपके से आंगन की ओर चला गया।
कई दिन बीत गए थे और वो इस बात को एकदम भूल से गए थे लेखक। और एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली और वो दादी को पुतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तो उसने लेखक ने पूछा कि क्या बात है चाची। तो उसने बहुत ही विवल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10 5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, हम देवता। तो उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वो वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या फायदा। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मतलब दादी ने शुरू में तो उसको बहुत झिटकारा, लेकिन बाद में वो उसके लिए चिंता भी कर रही थी, उसको पैसा भी दे के आई। तो किशन के विवाह के दिनों की बात है कि विवाह के 4 5 दिन पहले ही औरतें रात भर गीत गाती है। तो विवाह की रात को नाटक भी करते हैं। तो ये एक कथा हुआ करती है। मतलब इस तरह की कहानी होती है कि उसमें शादी से लेकर पुत्र उत्पन्न होने तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, मतलब सभी नाटक औरतें ही करती हैं। वह बीमार होने के कारण वो बारात में नहीं जा सका था जो लेखक था। तो उसका जो मेरा भाई था राघव, वो दलान में ही सो रहा था। वो भी बारात जाने के बाद ही पहुंचा था। तो उस औरतों ने उस पर आपत्ति की कि भाई यहाँ पर आदमी नहीं रह सकते, सिर्फ महिलाएं रहती हैं उस नाटक में। तो दादी माँ उन पर गुस्सा हुई, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास की चारपाई पर चादर उड़ाकर दीदी ने दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। और बड़ी हंसी आ रही थी और सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया कर दिया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। मतलब उसका जो राज था वो खुल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली उसकी और बोली, कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ गुस्सा हुई और बोली, लड़के से क्यों लड़ती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। वो बोली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा वो लेखक और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। किसी तरह का कोई, जैसे कोई अपने से कोई नुकसान हो जाता है, कोई पाप हो जाता है, तो हम क्या होते हैं, अपनी दादी माँ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उससे क्या होता है, हमें रक्षा मिल जाती है। मतलब हमें अभयदान मिल जाता है, मतलब हमें फिर डर नहीं लगता। तो स्नेह और ममता की मूर्ति, मतलब दादी कौन होती है, हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपनापन देती है। तो ऐसी दादी माँ की एक बात आज कैसी कैसी मालूम पड़ती है लेखक को। लेखक अपनी दादी माँ को याद करता है। तो परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। मतलब किस तरह से परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती रहती हैं, इससे दादी माँ खूब जानती थी। इस बात को दादी माँ को खूब अच्छे से पता था कि दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी थी। मतलब कि जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी तो क्या होता था कि जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि बोलते हैं अच्छा अच्छा और उसको नुकसान करते हैं पीठ पीछे। तो ऐसे ही जो दिखाते थे, सिर्फ ढोंगी जो दोस्त होते थे, शुभचिंतक बनते थे। तो दादी माँ को उन सभी का बहुत अच्छी तरह से अनुभव हो चुका था। तो दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी उसके लेखक के पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यय की थी, मतलब बहुत सारा पैसा खर्च किया था, तो वो घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। बोल माह के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो पछुआ का सन्नाटा था और पाले की ठंडी हवा हड्डियों में घुसती हुई लग रही थी। तो शाम के समय लेखक ने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हुए हाथ जोड़कर बैठी है। तो उनको स्नेह भरी नज़रों से मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू, मतलब वो जो हमेशा आंखें प्यार बरसाती रहती थी, उनमें उसने पहली बार लेखक ने आंसू देखे थे। तो लेखक बहुत देर तक मन मार के उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली कि दादी माँ, लेखक ने धीरे से कहा। तो दादी माँ बोली, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ से पूछा कि एक बात पूछूं, बताओगी। मैंने उनकी प्यार भरी आंखों की तरफ देखा और पूछा, तुम रोती क्यों थी। तो दादी माँ मुस्कुराई और बोली, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है, चल चल। ऐसा करके दादी माँ उस लेखक से बोली। तो लेखक ने कहा कि धोती तो बदल लो दादी माँ,
तो मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वो मुझे खींचती रसोई में ले गई, मतलब लेखक को वो खींचकर रसोई में ले गई। तो सुबह लेखक ने देखा कि चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। तो दूसरा चारा ही क्या था? तो बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं, वो भी रोने रोने से हो गए। तो दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा कि रोता क्यों है रे, मैं तो अभी हूँ ना। तो उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली कि तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था और उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, मतलब संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ियाँ आगे बढ़ती जाती हैं उसकी निशानी है कि उन्हें उनके पूर्वजों से मिली थी और ये आगे अपने पूर्वजों को देने के लिए उन्हें दी थी। तो उन्होंने आंसू पोंछकर कहा कि पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, कि मतलब आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है, तो पुराने लोग सब ऐसे अनुमान लगा लेते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। मतलब उस समय लेखक को लगा कि उनकी दादी एकदम भगवान की तरह है, एकदम देवी की तरह है। कि धुंधली छाया विलीन हो गई, मतलब धुंधला धुआं था उसमें वो लिप्त हो गई, मतलब छुप गई। और लेखक ने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ाया है, मतलब कि सुबह हो चुकी थी, धूप निकल चुकी थी। और पास के जो उनके पास एक लंबा खजूर का पेड़ था, उससे उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर लेखक की खिड़की पर बैठ गया था। और हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र था जो कि कांप रहे थे हाथ। तो काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, मतलब कि काली चींटियों सी कतारें, मतलब काली चींटियों की लाइन वहाँ पर आ रही है। और आंखों पर अपनी विश्वास ही नहीं होता कि बार बार अपने से ही पूछ बैठता है लेखक कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। मतलब आखिरी में यहाँ पर दादी माँ उनकी मृत्यु हो जाती है और दिन का समय हो जाता है, और पास में जो उनके खजूर का पेड़ होता है वहाँ से कौवा आकर अपनी आंखों के साथ फैलाकर उनके लेखक की खिड़की पर बैठ जाता है। और किशन भैया का भी पत्र कांप रहा था, मतलब हाथ कांप रहे थे उनके, और काली चींटियों की एक लंबी लाइन वहाँ पर चल रही थी। तो लेखक को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, और वो अपने आप ही से पूछते हैं कि क्या सचमुच दादी माँ अब नहीं रही, उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, यहाँ पर इस लेसन में देखा कि किस तरह से कोई बच्चा अपनी दादी से प्रेम करता है और दादी माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, कि उनकी याद उनके जीवन में से कभी भी मिट नहीं पाती। तो घर में, हमारे हर किसी के घर में बड़े बुज़ुर्गों की छाया बहुत ही महत्व रखती है। कि बड़े बुज़ुर्ग होते हैं तो हमारे घर में कितना प्यार होता है, कितना अपनापन होता है, और वो हमें हर एक मुसीबत से बचाते रहते हैं समय समय पर, क्योंकि उन्हें अपने जीवन का बहुत लंबा अनुभव होता है जो हमें समय समय पर वो काम आता रहता है। हमें वो सही सलाह देते रहते हैं उस मुसीबत से निकलने के लिए, और हर एक परिस्थिति में हमारे लिए खड़े रहते हैं।